हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं डी ब्रोगली की कि डी ब्रोगली ने क्या सिद्धांत दिया था। हम सबसे पहले उसे जरूर जानते हैं। ठीक है। देखो, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाई है, आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात ड्यूल नेचर होता है। प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है तो प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। कण की भांति व्यवहार करता है, ये क्या दर्शाता है कि प्रकाश के अंदर मतलब कोई मास है, और तरंग की भांति व्यवहार करता है मतलब उसकी कोई लैम्डा है, कोई आवृत्ति होगी। ठीक है। तो इसी को आगे देखते हैं और इसको परमाणु संरचना से कोरिलेट करते हैं। तो देखो, अब डी ब्रोगली बोलता है कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात वो एक ही समय में कण और तरंग की दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्य के कण भी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के तुल्य जो मास के कण हो, वो भी द्वैत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण और तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब देखो, एक ही टाइम में कैसा व्यवहार कर रहा है, एक कण की भांति व्यवहार कर रहा है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगे नाम दिया। मतलब जो द्रव्य तरंगे है ना, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, वो किसने नाम दिया? डी ब्रोगली ने दिया इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को। ठीक है। इनके कैरेक्टर्स देखें अगर हम, जैसे अब वो यहाँ पे क्या समझाया हमें कि कण की भांति और तरंग की भांति दोनों तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखो कण के गुणों में क्या होगा और तरंग के गुण किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, कणीय प्रकृति दर्शाएगा तो उसमें संवेग होगा, एनर्जी होगी। संवेग क्या होता है? mv, और एनर्जी क्या होती है? E बराबर हाफ mv²। और इसी तरह से तरंगे गुण, जिससे वो वेव कैरेक्टर दर्शा रहा है, तो ये जिससे तरंग होती है, तो इसमें एक लैम्डा होगा, आवृत्ति होगी, ये होगा ना, तो ये इसकी तरंग दैर्घ्य हुई, और ये बार बार दोहराता है, इसकी आवृत्ति होगी। अब डी ब्रोगली ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि इन दोनों के मध्य, मतलब जो कणीय गुण और तरंग गुण, दोनों के मध्य के जो संबंध को डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लांक समीकरण E बराबर एच न्यू, प्लांक की समीकरण क्या थी? E बराबर एच न्यू, और आइंस्टीन की क्या है? E बराबर mc²। तो प्लांक समीकरण के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc के अनुसार जो कण की ऊर्जा है उसके बराबर होनी चाहिए। भाई दोनों एनर्जी है ना, ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस E बराबर एच न्यू है और यहाँ E बराबर mc है, तो एच न्यू बराबर mc² हो गया। दोनों इक्वली है ना, इसका भी मान जैसे 5 और इसका भी 5 हो तो 5, जैसे यहाँ पर हम लिखें, एक बात समझते हैं, 1 + 4 बराबर 5, यही होता है, और 3 + 2 बराबर भी 5। तो हम यहाँ पे 1 + 4 बराबर 3 + 2 लिख सकते हैं ना। दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 5 ही है। वही यहाँ पर वैसे ही बात यहाँ पर है, E बराबर एच न्यू और E बराबर mc²। तो दोनों ही E ही है, तो एच न्यू बराबर mc² कर सकते हैं ना हम। ये हो गया हमारा, भाई दोनों बराबर ही है ना, बस यही यहाँ पर हमने डिराइव किया है। देखो, एच न्यू बराबर mc²। अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं हम, उसे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे समझते हैं इसी अभिक्रिया, मैंने इस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया? एच न्यू बराबर mc²। तो एच ऐसे लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर mc इंटू c² का ये मतलब हुआ। तो एच न्यू अपॉन एक c यहाँ पे नीचे ले लिया बराबर mc। एक इक्वेशन हमें ये प्राप्त हो गई। देखो यहाँ पर हमें वो इक्वेशन प्राप्त होती है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है? c/λ होता है। ये हमने पढ़ा है पहले भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लें एक बार। आवृत्ति क्या होती है? प्रकाश के वेग और उसकी तरंग दैर्घ्य के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है ना। c क्या है? प्रकाश का वेग है, न्यू आवृत्ति है, और लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य है। तो अब देखो, यहाँ पर यह था न्यू बराबर c/λ, ये हमारे पास इसका मान आ गया। अब ये न्यू की वैल्यू कब पुट कर दें? यहाँ पर पुट कर दें, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? h/c, ये तो ये वाला है इसे, इंटू c/λ बराबर mc हो गया। हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ जाती है हमारी h/c यहाँ पर।
यहाँ सी से सी कट गया, हमारा फाइनल उत्पाद क्या हुआ, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। ये इक्वेशन हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, देखो एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी हमारा यहाँ पे हो गया। अब इस लेमडा को ऊपर ले जाएं या इसको रिवर्स कर दें तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर देखते हैं, इस लेमडा को यहाँ पर भेज देते हैं और मास इनटू लाइट वेलोसिटी को नीचे भेज देते हैं। तो एच अपॉन एम सी बराबर लेमडा, यही हो, या फिर इधर ऐसे लिख दे लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया। तो लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी बनकर आता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है। अतः किसी कण के लिए लाइट, जैसे किसी का मास होगा, कण तो होगा, उसके लिए तो लाइट वेलोसिटी तो हो नहीं सकती सी, तो क्योंकि उसका वेग प्रकाश के वेग से तो कुछ कम होगा। अतः उसका वेलोसिटी क्या होगी, वो वी वेग से फ्लो करेगा। ठीक है, उसका वेग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की जगह क्या, किसे रिप्लेस कर दे हम, वी से। तो लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी किसी कण के लिए। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल गया फाइनली, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, अब इसे ही डी ब्रोगली इक्वेशन अथवा डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं। जो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुई लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, ये क्या कहलाता है, डी ब्रोगली समीकरण अथवा डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन में जैसे मास को इधर भेज दिया, वेलोसिटी को इधर भेज दिया, लेमडा को इधर भेज दिया, इस तरह की हरकतें कर कर अलग अलग चीजें डेराइव करनी होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो एम वी बराबर, जैसे इस एम वी को यहाँ पे भेजे, एम वी बराबर एच अपॉन लेमडा, इसका यहाँ से निकल के आता है, इसे फिर समझते हैं हम आगे। देखो हमारा उत्पाद क्या निकला, फाइनल रिएक्शन में रिजल्ट क्या निकला था, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, एम वी। तब इस एम वी को ऊपर भेज दूं, जब मैं यहां पर भेज दूं तो लेमडा को नीचे आ जाएगा, एच अपॉन लेमडा, एक और ये निकल गया। तो ये क्या कहलाया, देखो एम क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, लेमडा, और ये लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, एच अपॉन लेमडा होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, संवेग होता है, मोमेंटम बराबर एच अपॉन लेमडा होता है। तो संवेग किसके समानुपाती होता है, या किस क्या रहा, संवेग और तरंग दैर्ध्य का संबंध, संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि देखो अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से देते हैं, गति करते हुए कण का संवेग उससे संबंध तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब कोई भी गति कर रहा है, कण है, जब भी तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे लाइट वेलोसिटी से कम करके वी लिख दिया हमने। तो गति करते हुए कण का संवेग संबंधित तरंग के, जैसे इससे संबंधित जो तरंग है उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहां प्लांक स्थिरांक h उसकी आनुपातिकता का स्थिरांक है। तो प्लांक स्थिरांक क्या होता है, इस समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक स्थिरांक निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, प्लांक स्थिरांक। अतः गति करते हुए कणों संबंध तरंग दैर्ध्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समझ में आ गई। हमने क्या किया इसके लिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि प्लांक समीकरण E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया तो एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर हो गया। अब उसी से हमने उसको न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा की वैल्यू पुट कर दी और हमें फाइनल हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई, लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, जहाँ पे कण का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो उसका वेलोसिटी कुछ कम थी। तो हमने क्या किया, उसको देखो यहाँ पे क्या किया हमने, सी की जगह वी पुट कर दिया और हमारी इक्वेशन क्या कहलाई, फाइनली लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी कहलाती है। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट उपयोग देखते हैं डी ब्रोगली समीकरण का। देखो डी ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या था, परमाणु संरचना में था। ठीक है, बोर ने अपना परमाणु सिद्धांत दे रहा था, तो बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो उसने धारणाएं दी थी, अवधारणाएं दी थी, उनमें से एक था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो बोर सिद्धांत तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। ठीक है, वो इसको क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि क्यों होता है, परंतु डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसको आसानी से समझाया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथवे, मतलब ये डॉटेड लाइन पे मूव कर रहा है, तो उसके साथ संबंधित तरंग को निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं। देखो ये मूव कर रहा है तो इसकी तरंग तो इस तरह से बन रही होगी। ठीक है,
और देखो आगे समझते हैं। स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है, अतः उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का कोई पूर्णांक गुणज होता है। क्या होगा? पूर्णांक गुणज होगा। देखो यहाँ पर ये इस तरह से घूम रही थी, सर्कुलर ये आर रेडियस है, तो ये क्या कहलाएगा? इसकी परिधि क्या कहलाती है? 2πr, सॉरी 2πr, यही कहलाती है ना इसकी परिधि। किसके समानुपात, किसके बराबर होगी? एन लैम्डा के। जब भाई यहाँ पर ये जैसे मान लो ये एक तरंग है, यहां से चालू हुई यहां तक, ये पूरा क्या कहलाएगा? लैम्डा। फिर यहाँ पे दूसरा लैम्डा। तो इस तरह से ये कितने, मान लो ये एन लैम्डा बन रहे हैं, तो इनकी संख्या क्या होगी? एन लैम्डा। किसके बराबर होगी? 2πr के। इसकी परिधि के बराबर ही तो होंगे ये। भाई हम यहाँ पे देख, एक सेकेंड, हम यहाँ पे समझते हैं इसे ढंग से। देखो एक तो हुआ ये वैल्यू, दूसरी हुई हमने यहाँ पे देखा, मान लो ये यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा। वो कौन सी दूरी है? ये वाली दूरी लैम्डा है। फिर यहां से यहां तक की दूरी फिर से लैम्डा है। तो ये लैम्डा क्या हो गया? इस वृत्त की परिधि हो गई। कितने लैम्डा? जैसे मान लो 5 लैम्डा, तो 5 लैम्डा बराबर 2πr हो गया। अगर n लैम्डा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n लैम्डा बराबर 2πr, यही तो होगा ना। तो ये हमने यहां पे लिख दिया n लैम्डा बराबर 2πr। अब लैम्डा की वैल्यू कहां से पुट कर दें? देखो जो हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन थी वहां से पुट कर दें। तो 2πr बराबर n लैम्डा, और लैम्डा क्या था? 2πr बराबर n h अपॉन mv। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके, अगर mv को यहां पे ले जाएं और 2π को नीचे शिफ्ट कर दे तो क्या प्राप्त होता है? mv, यहां पे देखते हैं, mvr बराबर nh अपॉन 2π। ठीक है। तो देखो हमें एक nh अपॉन 2π का गुणज मिल गया, और ये क्या कहलाता है? बोर पोस्टुलेट कहलाता है। ठीक है। तो फाइनली हमने ये प्रूव कर दिया कि बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डी ब्रोगली समीकरण के आधार पर समझाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसे समझते हैं। देखो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे चारों ओर घूमने वाले समस्त पिंड एक निश्चित पथ पे घूम रहे हैं, चाहे वे आकाश में घूमने वाले उपग्रह हों या पृथ्वी के खेल मैदान में घूमने वाले क्रिकेट या गोल्फ की गेंद। उनके घूमने का एक निश्चित पथ होता है। ठीक है। जैसे मान लो कि अर्थ है, उसके चारों ओर जैसे मान लो चंद्रमा चक्कर लगा रहा, तो एक निश्चित पाथ पे घूम रहा है, उसका कोई ना कोई फिक्स रूट है। यदि विभिन्न क्षणों में किसी पिंड की त्रिविमीय आकाश में स्थिति और उसका वेग का अध्ययन करें, उसको ज्ञात करें, तो हम उसके निश्चित पाथ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो किस तरह से मूव कर रहा है, अगर वो पता चल जाए तो हमें उसका पाथ पता चल जाएगा कि देखो इतने सेकंड पर यहाँ था, फिर उस सेकंड पर इस पोजीशन है। तो एक जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हम एक पर्टिकुलर मान पर उसके पॉइंट डॉट करते जाते हैं और उसके ग्राफ अंकित करते जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमें, जैसे मान लो अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसके आज की पोजीशन क्या है, फिर कल की पोजीशन क्या है, परसों की पोजीशन क्या है, उस सेकंड की पोजीशन क्या है, उस पल की पोजीशन क्या है। उसी तरह से हम यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल में काम में लेंगे। अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। अब जो तरंग यांत्रिकी के आधार पर यदि किसी पिंड की स्थिति और उसके संवेग के मान को ज्ञात कर लिया जाए तो उसकी निम्न समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है। स्थिति और संवेग का मान, क्या पोजीशन प्राप्त होगी हमें यहाँ पर? डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच अपॉन 4π अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3। ये एक फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमें ये डेराइव नहीं करना है, ये नहीं सीखना है कि ये कैसे डेराइव हुई, किसी ने बहुत मेहनत करके डेराइव कर दी है, हमें बस इसको समझ लेना है। यहाँ डेल्टा पी एक्स क्या है? एक्स अक्ष में पिंड या कण के संवेग में अनिश्चितता। देखो डेल्टा का मतलब क्या? अनिश्चितता है, मतलब परिवर्तन है। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? एक्स अक्ष में पिंड या कण की स्थिति में अनिश्चितता। तो ये तो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता, दोनों का गुणनफल क्या है? एच अपॉन 4π अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3। अब इनके किसी मूल मान के लिए अंडर रूट के मान एक से अधिक, देखो
एन के कोई भी मूल मान, कोई भी मान हुआ, उसके लिए जो रेडिकल का मान होगा, अंडर रूट का मान 1 से अधिक ही होगा। अतः समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? इन शॉर्ट में हमारे जो याद रखने वाली समीकरण है वो ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलेंट एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, हमारे लिए क्या कहलाती है? देखो यहाँ पे इसे देखते हैं। डेल्टा पी डेल्टा एक्स बराबर ग्रेटर देन इक्वलेंट एच अपॉन 4 पाई। ये अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाती है। यही अनिश्चितता की समीकरण है हमारी। वस्तुतः ये असमान समीकरण, देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत है। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? किसी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों को बिल्कुल सही सही ज्ञात करना संभव नहीं है। देखो, किसी क्षण अगर इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग कंफर्म सही ज्ञात नहीं हो पाएगा। अगर संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति ज्ञात नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली। तो यही इस अनिश्चितता सिद्धांत का पर्पज है और मोटो है। हमारा अनिश्चितता सिद्धांत को एक बार फिर समझ लेते हैं। डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलेंट एच अपॉन 4 पाई होता है। ये इसका मान होता है। अब यदि देखो, हमने यहाँ पे देख लिया कि दोनों को एक साथ तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? यदि मापेंगे तो उनकी जैसे अनिश्चितता को, एक की अनिश्चितता को कम करेंगे तो दूसरे की अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों की अनिश्चितता का गुणनफल तो कम से कम कितना होना चाहिए? एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। यही है ना? ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखो, एक माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी सूक्ष्म कण की स्थिति का यथार्थ मापन करने के लिए, यथार्थ मतलब एग्जैक्ट नापने के लिए प्रयास करते हैं। माइक्रोस्कोप की जो विभेदन क्षमता है हम उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के अनुसार एडजस्ट करते हैं, जिससे कि कण प्रदीप्त किया जा सके। ऐसे में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, जैसे उसका जो लैम्डा है वो कम होगी, अर्थात प्रकाश की जितनी अधिक आवृत्ति होगी, जैसे आवृत्ति क्या होती है? तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कण की स्थिति को उतने ही सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि कण अत्यंत सूक्ष्म है, अतः यदि हम उस कण की बिल्कुल सही स्थिति को ज्ञात करना चाहे तो हमें बहुत उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश को प्रयुक्त करना होगा। जैसे उच्च आवृत्ति होगी तो तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे गामा किरणों से कण को देखने के लिए हमें गामा किरणों के कण को माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसकी ओर प्रकीर्णित करना पड़ता है, वहां पे बिखेरना पड़ता है। क्योंकि गामा किरणें अत्यंत उच्च आवृत्ति वाली होती है, अतः इनका संवेग भी बहुत उच्च होता है। अतः यदि वे कण से टकराएंगी तो कुछ संवेग भी कण को दे देती है और वो किसी अन्य दिशा में निकल जाता है, जो क्रॉम्पटन प्रभाव है। इस प्रकार कण की स्थिति ज्ञात करने के प्रयास में हम उसकी संवेग की अनिश्चितता को बहुत गुना बढ़ा देते हैं। देखो, हम यहाँ पे स्थिति ज्ञात कर रहे थे और ये संवेग बढ़ गया इसका यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलेंट एच अपॉन 4 पाई, अर्थात कण की स्थिति और कण के संवेग दोनों के मानों को एक ही समय पर ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, इसके रिमेनिंग पार्ट, आगे का पार्ट कल देखेंगे। धन्यवाद।